गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आज बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप किसी उपकरण को, ठीक है, उसको किसी विभवांतर पर लगाकर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जैसे आपका फैन घूम रहा है तो आप फैन को छू करके देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप एक छोटी सी घटना और देख सकते हैं कि आप कोई डोरी है बिजली का कोई वायर है, उस वायर में जब आप विद्युत का प्रवाह करते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो वायर भी गर्म हो जाता है। ये घटना यानी विद्युत के प्रवाह के कारण उपकरणों के गर्म होने की घटना को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब ये घटना क्यों घटित होती है, इसका पूरा संदर्भ हमें समझना है। देखो, मान लीजिए ये कोई चालक है, हमने क्या किया, इसके सिरों पर एक विद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया। ठीक, तो विद्युत विभवांतर स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, बैटरी को अटैच करना पड़ा। तो जब हम इस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत का प्रवाह होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अभी हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने कहा था कि आवेश का बहना ही विद्युत धारा है, और ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में विद्युत का प्रवाह होता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन इस चालक के जो ये प्रतिरोध है इसके अणुओं से भी टकराएंगे, और इन टक्करों के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्थानांतरण चालक के अणुओं में हो जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक, इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। पुनः मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो विभवांतर के कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, अर्थात विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। ये बहते हुए इलेक्ट्रॉन उस चालक के अणुओं से टकराते हैं, और टकराने के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा को चालक अणु का जो चालक अणु है उसको स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब मैंने कहा कि जब कोई अणु से कोई इलेक्ट्रॉन आकर के टकराएगा तो वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। तो वो कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये W बराबर होती है V इंटू Q के बराबर होती है। V मतलब उस चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर, और Q उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा। और मैंने कहा कि यही ऊर्जा जो टक्करों के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही उसके ताप में वृद्धि करती है। तो मैं इसे H से भी डिनोट कर सकता हूँ, या तो मैं H कह दूं, H बराबर W, ठीक, या ये बराबर किसके होगा, V इंटू Q के होगा। अब यहाँ से मैं बहुत सारे फार्मूले उत्पन्न कर सकता हूँ। देखिए, मैंने एक फार्मूला पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर किसके होता है, I इंटू T के। तो अगर मैं इस फार्मूले को इस पर पुट करूं तो V I T, तो एक फार्मूला हमारे पास में ये बन गया कि मैंने क्या किया, Q के स्थान पर क्या ले लिया, I इंटू T का प्रयोग कर लिया। तो एक और फार्मूला हमारा निकल करके आता है W बराबर V I T। या अनदर फार्मूला अगर आप लेने लगे, एक फार्मूला आपने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर होता है I इंटू R। तो जब आप इस फार्मूले में V के स्थान पर क्या रखेंगे, I इंटू R इंटू I T, I की I में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। तो एक और फार्मूला निकल करके आता है W बराबर I स्क्वायर R T। और भी फार्मूले इस तरह से आप बना सकते हैं। I बराबर, अगर इसी फार्मूले से मैं लेकर चलूं ओम के नियम से, तो I बराबर किसके हो गया, V अपॉन R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा, I बराबर V अपॉन R। इस फार्मूले में जब I के स्थान पर आप क्या रखते हैं, V अपॉन R रखते हैं, तो इस तरह से एक नया फार्मूला और बन करके आ जाता है W बराबर V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस तरह से हमारे पास में जो H है यानी विद्युत के प्रवाह के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट, इसलिए मैंने इसे क्या कहा, H कहा,
या क्या कहा, या W कहा, ये बराबर हो जाएगी, कई फार्मूले मेरे निकल करके आ गए, V इंटू क्यू बराबर हो जाएगी VIT बराबर हो जाएगी I स्क्वायर RT बराबर होगी V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस तरह से आपको बहुत सारे इतने जूल, यानी किसी चालक तार में विद्युत का प्रवाह करने पर कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस तरह से H के ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। और मेन मुख्य फार्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। अगर आप इसको जानते हैं तो आप इससे VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर T अपॉन R इसको डेराइव कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। H से प्रदर्शित करेंगे, H का हो या W का हो, H या W बराबर V इंटू क्यू बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT और बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। इसमें से एक फॉर्मूला मैं निकालता हूं अलग, ये वाला H बराबर I स्क्वायर RT, इसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं, जूल का तापन नियम। और इस नियम के अनुसार H समानुपाती I स्क्वायर, नंबर एक बार H समानुपाती R, H समानुपाती T, ये तीन घटनाएं हमें पता चलती हैं। तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली घटना है क्या कि H समानुपाती I स्क्वायर, मतलब किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के, ठीक है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जितनी अधिक विद्युत धारा आप उत्पन्न करेंगे, जितनी आप अधिक विद्युत धारा आप उसमें प्रवाहित करेंगे चालक में, उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात मुझे पता चलती है जूल के तापन नियम से कि प्रतिरोध के समानुपाती होती है, मतलब जिन तारों का प्रतिरोध अधिक होगा वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, अधिक गर्म हो जाएंगे, और जितने अधिक समय तक हम विद्युत का प्रवाह करेंगे उपकरण हमारे उतने ही गर्म होते चले जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को बेस बनाकर H बराबर I स्क्वायर T को हम क्या कर सकते हैं, जूल के तापन नियम की व्याख्या भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए, एक छोटा सा सिद्धांत मैं लेकर के चलता हूँ। आपने कभी लोहे के टुकड़े को गर्म होते हुए देखा होगा, तो जब आप उसको बहुत अधिक ताप तक गर्म करते हैं तो वो लाल सुर्ख हो जाता है, और जब वो रेड हॉट हो जाता है, एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, तो उसके बाद में वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि अगर हम उसको अधिक ताप तक गर्म करते चले जाएंगे तो उससे हमें प्रकाश की भी उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत का उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है जिसका गलनांक मोर देन 3500 यानी 3500 से 3800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, जब आप उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं तो टंगस्टन का फिलामेंट बहुत अधिक गर्म होकर क्या उत्पन्न करने लगता है, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अब एक क्वेश्चन कभी पूछा गया है एग्जाम में कि आपने बल्ब देखा होगा, कभी कभी बल्ब जो है आप जो लोकल कंपनी के बल्ब होते हैं, जब आप उनको बिजली में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, या बल्ब को आप तोड़ करके देखते हैं तो फट जैसी आवाज़ एक उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो बल्ब होते हैं, अच्छी कंपनी के जो बल्ब होते हैं, उनमें से वायु को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। देखिए, अगर वायु उपस्थित होगी, कभी कभी होता क्या है कि ऊपर से जब हम उसको काला सा चपड़ा लगा करके बंद करते हैं बल्ब को, तो उसमें वायु रह जाती है, और तो जब आप उसको कनेक्ट करते हैं बिजली से तो वायु के कारण टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो बल्ब सफ़ेद पड़ जाता है, यानी आपका फिलामेंट जल जाएगा। तो फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए, टंगस्टन के तंतु की आयु बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। इसी तरह से विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत का प्रयोग हम प्रेस के अंदर भी करते हैं। विद्युत इस्त्री जो होती है, हीटर्स में भी करते हैं कि जब आप उसमें क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वे अधिक गर्म होने पर आपको क्या करने लगते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने लगते हैं। तो चाहे आपका विद्युत प्रेस हो, हीटर हो, बल्ब हो, है ना, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हो जिनसे हमें ऊष्मा को प्राप्त करना होता है, ये सभी किस पर आधारित होते हैं, विद्युत धारा के
ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ये इनका उपयोग है। इसके अलावा भी हम परिपथ में आपने देखा होगा कि फ्यूज होता है, फ्यूज, और लगभग हर घर में लगा होता है। फ्यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कटआउट होते हैं घरों में, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में बना करके दिखा सकता हूँ। इस तरह की चीनी मिट्टी का बना हुआ होल्डर होता है, उसमें ऐसे करके 2 तांबे की पत्तियां लगी होती हैं और यहाँ पर पेंच कसे होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं कटआउट, है ना। तो पावर कट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कट आउट, यानी अगर पावर कट करनी है तो इसको आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में हम एक छोटा सा तार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज बोला जाता है। इस फ्यूज का क्या उपयोग है ये महत्व हमें समझना है, और हमें कितने एम्पियर का फ्यूज अपने परिपथ में इस्तेमाल करना है ये भी हमें ध्यान में देना है। देखिए फ्यूज जो बना होता है वो मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, है ना, और लेड। कौन कौन सी बताई मैंने, एल्युमिनियम, ठीक, कॉपर, आयरन और लेड। इन 4 धातुओं को मिला करके फ्यूज का तार बनाया जाता है। आमतौर पर हम घरों पर क्या करते हैं कि जब हमारी लाइन में कोई फॉल्ट होता है तो फ्यूज फूक जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, मोटा सा तार लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, जिससे कि अगली बार फ्यूज ना फूके। ये गलत है। फ्यूज वायर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका गलनांक कम हो। देखिए इसका उपयोग क्या है, जब भी परिपथ में एक सीमा से अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ का ताप बढ़ जाएगा, और परिपथ में लगे हुए उपकरणों को बचाने के लिए, है ना, उच्च मान की विद्युत धारा से परिपथ में लगे हुए उपकरणों को बचाने के लिए हम फ्यूज के अंदर एक मिश्र धातु एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड का बना हुआ एक तार प्रयोग में लाते हैं कि जैसे ही परिपथ का मान धारा के मान को सहने से अधिक होता है, ये फ्यूज वायर यहाँ से हट जाता है और परिपथ में सप्लाई बंद हो जाती है, और परिपथ में लगे हुए जो उपकरण हैं वो सुरक्षित बन जाते हैं। तो यहाँ 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, परिपथ में कितने एम्पियर का उपकरण लगा हुआ है, इसी आधार पर हमें परिपथ में फ्यूज वायर का उपयोग करना होता है। अब देखिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि परिपथ में कितने एम्पियर का उपकरण लगा हुआ है, कितने एम्पियर का हमें फ्यूज वायर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपके परिपथ की कुल सामर्थ्य 1 किलोवाट है, ठीक। तो 1 किलोवाट में मैं कह सकता हूँ 1000 वाट होते हैं। यानी मैंने मान लिया कि आपके परिपथ की कुल सामर्थ्य कितनी है, 1 किलोवाट है, ठीक। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए फ्यूज वायर की गणना कर सकते हैं कि इस 1 किलोवाट के परिपथ में मुझे कितने एम्पियर का फ्यूज वायर लगाना है। वो 1 एम्पियर का भी हो सकता है, 2 एम्पियर का भी हो सकता है, 3 एम्पियर का भी हो सकता है, 5 एम्पियर का भी हो सकता है, 10 एम्पियर का भी हो सकता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपने विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर का फ्यूज वायर इस्तेमाल करना है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा जिसे कहते हैं विद्युत सामर्थ्य, ठीक। और वो टॉपिक है हमारा विद्युत सामर्थ्य। तो इसको ध्यान दें आप, विद्युत सामर्थ्य क्या होती है ये ध्यान देना। सामर्थ्य यानी पावर, P से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। विद्युत सामर्थ्य को हम विद्युत पावर, है ना, यानी P से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये P बराबर होती है W/T के। और ये W क्या है, किसी परिपथ में लगे हुए उपकरण द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, है ना, और T यानी दर समय को प्रदर्शित करता है। तो किसी परिपथ की विद्युत ऊर्जा के उपयोग करने की दर को, कि वो एकांक समय में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, उस दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर किसके, W/T। अभी आपने W के बहुत सारे भाग होने पड़े थे,
एक VIT अपॉन T, ठीक है। एक पढ़ा था आपने I² RT फिर अपॉन T, एक और पढ़ा था आपने V² T अपॉन R फिर अपॉन T। तो यहां से आप T को कैंसिल करते चले जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से किसके फॉर्मूले निकल करके आगे P के, एक तो P बराबर W अपॉन T, एक V इंटू I, एक I² R, ठीक, और एक हो गया V² अपॉन R। तो आप H यानी W के फॉर्मूले से ही किसके P के फॉर्मूले उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक इसका मात्रक होता है जूल, और T का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, या आप इसे क्या कह सकते हैं, वाट भी कह सकते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, ठीक। एक और अन्य मात्रक आप उपयोग में ला सकते हैं, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, तो एक अन्य मात्रक हो सकता है वोल्ट एम्पियर। तो यहां से आप वाट की परिभाषा को डिराइव कर सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो अगर आपसे किसी उपकरण की विद्युत सामर्थ्य पूछी जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप कहेंगे कि यदि किसी विद्युत उपकरण के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब उस विद्युत उपकरण की जो सामर्थ्य है वो कितनी है, 1 वाट है, ठीक। अभी एक और अन्य मात्रक आप उपयोग में लाते हैं, ये तो छोटा मात्रक है, जूल प्रति सेकंड, वाट या वोल्ट एम्पियर, आप इसको किलोवाट भी कह सकते हैं, 1 किलोवाट। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है 1 किलोवाट बराबर होता है किसके, 1000 वाट के बराबर होता है। एक और अन्य मात्रक हम प्रयोग में लाते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, इंजन होते हैं, हॉर्स पावर में बने होते हैं, है ना। हॉर्स पावर यानी HP, इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। आपने सुना होगा कि कितने HP का ट्रैक्टर है, कितने HP का इंजन है ना। तो ये भी एक अन्य बड़ा मात्रक है और ये बराबर होता है किसके, 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह से अन्य मात्रक और अन्य रिलेशंस भी हमें ध्यान में रखने हैं कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, वाट या वोल्ट इंटू एम्पियर भी हो सकता है, या 1 किलोवाट, और एक हॉर्स पावर भी मात्रक हो सकता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो ये हमने P के बारे में जाना। अब मैं बात कर रहा था कि किसी परिपथ में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना है। तो मैंने बताया था 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का। ये हम कैसे गणना करेंगे, तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है गणना करने का। आप अपने घर के पूरे उपकरण जितने भी हैं उन सब उपकरणों की सामर्थ्य जोड़ दीजिएगा। जैसे आपने ट्यूबलाइट LED लगाई हुई है, LED 15 वाट की होती है। आपने कोई पंखा लगाया हुआ है 60 से 70 वाट का होता है ना। हीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 किलोवाट का उपकरण होता है। तो इस तरह से आप जब उनको कैलकुलेट कर लेंगे, मान लीजिए आपके परिपथ का कुल जो सामर्थ्य निकल करके आता है, P की जो वैल्यू परिपथ की निकल करके आती है वो टोटल है आपकी 1000 वाट, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया कि घरों पे जो विभवांतर स्थापित होता है वो लगभग कितना होता है, 220 वोल्ट। तो आपको जो घर के अंदर फ्यूज प्रयोग में लाना है वो आपके पास एक फॉर्मूला है P बराबर V इंटू I, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं P बराबर V इंटू I। तो I बराबर किसके हो गया, P अपॉन V। P कितना, 1000 और बटे 220, 0 से 0 कैंसिल। अब आप 100 को 22 से भाग दीजिएगा, तो 22 चौक 88, बचेंगे कितने, 12। डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, 22 पंजे 110, बचेंगे कितने, 10। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा दिया, 22 चौक 88। तो इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे। ये लगभग I जो होगी आपकी 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित होगी। तो इसलिए अब अगर मैं बात करूं परिपथ में, तो कम से कम 5 एम्पियर का फ्यूज यानी परिपथ की विद्युत धारा को धारण करने की क्षमता 4.54 एम्पियर है। तो इसलिए मुझे कम से कम मिनिमम
5 एम्पियर का फ्यूज उसमें इस्तेमाल करना होगा। इसका लाभ क्या होगा कि जब भी परिपथ में 5 एम्पियर से ऊपर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तुरंत आपका फ्यूज वायर उसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम होने के कारण वो पिघल जाएगा, परिपथ टूट जाएगा और परिपथ में लगे हुए उपकरण आपके सुरक्षित रह जाएंगे। पॉज करना। अब देखिए मैं बात कर रहा था P के फॉर्मूले के, P बराबर W/T। एक और कॉन्सेप्ट मैं आगे लेकर के आपको चलता हूं। देखिए घरों में जब भी बिल आता है ना, वो आपका आता है, आपसे पूछा जाता है कि कितनी यूनिट खर्च हो गई। ठीक, तो ये यूनिट क्या है, इस यूनिट शब्द को हमें समझना है। देखिए अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। इसको कहते हैं यूनिट। ठीक, ये जो मात्रक है, ये अभी बताया था ना, P बराबर W/T, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर है ना। तो ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आप अपने घरों पर अपने उपकरणों के द्वारा जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। और एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। अर्थात 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा को खर्च करता है। ठीक, अभी हमने यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के लिए एक और मात्रक W के लिए निकाला था, जूल। तो आपसे कभी कभी 1 किलोवाट घंटा और जूल के बीच का संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो एक यूनिट को आप क्या कहते हैं? 1 kWh किलोवाट आवर भी कहते हैं। तभी तो मैंने कहा कि 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, तो उसे आप किलोवाट आवर कहिएगा या क्या कहिएगा? 1 यूनिट कह दीजिएगा। और ये बराबर होती है 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 36 और 1 2 3 4 5 गुणा 10 की घात 5, या आप इसे ये भी कह सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये रिलेशनशिप निकल करके आती है 1 किलोवाट घंटा और जूल के बीच। काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। 2-3 चीज़ें